नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजश्री, देश की बात लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगले 60 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगी प्रजातंत्र के चारों स्तंभों का पूरा हाल, और इस एक घंटे में विधायिका यानी राजनीति और नेताओं से जुड़ी हुई हर खबर आप देखेंगे राजपथ में। कार्यपालिका का हम हाल लेंगे राजकाज में, और न्यायपालिका की हर हलचल पर होगी हमारी नज़र न्याय मंच में। और चौथे स्तंभ यानी मीडिया के अंदर और बाहर की भी हर खबर हम आपको दिखाएंगे चौथे स्तंभ में ही। और इस कार्यक्रम में हम हर उस स्थिति और घटना की पड़ताल करेंगे जो हमारे देश के वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव डाल सकता है। तो गुरु नानक जयंती की विशेष शुभकामनाओं के साथ साथ चलिए शुरुआत करते हैं। और अगले एक घंटे में इन तमाम खबरों को आप विस्तार से देखेंगे, और राजपथ में हम आपको बताएंगे कि लुटियन जोन में आखिर क्या जोड़ तोड़ चल रही है, और मोदी के संभावित कैबिनेट विस्तार में किस किस को जगह मिल सकती है और कौन कौन आउट हो सकता है। बात काशी में मोदी के इंतजार की भी होगी, और बताएंगे कि मोदी अपने 25 घंटे के 20 मिनट के कार्यक्रम के दौरान काशी में क्या क्या करेंगे, कहां कहां जाएंगे, कौन सी घोषणाएं करेंगे और किस किस बात का निरीक्षण करेंगे। बात तीसरे मोर्चे की तिकड़म की भी होगी। आखिर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और जेडीयू मिलकर क्या गुल खिलाना चाहते हैं। दिखाएंगे कि क्यों सोनिया गांधी के दामाद धड़ाधड़ अपनी कंपनियां बेच रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा, ये भी बताएंगे आपको। और साथ ही बताएंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून क्यों कह रहे हैं कि जल्द ही ब्रिटेन में किसी एशियाई का राज हो सकता है। राजकाज में हम बात करेंगे अलकायदा के खतरे की। दिखाएंगे कि मोदी सरकार हाईटेक होने के लिए क्या क्या नया कर रही है, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय खेल में कैसे कैसे खिलवाड़ चल रहे हैं। न्यायमंच में बात करेंगे भारतीय अदालतों में लंबित पड़े मामलों की, और बताएंगे कि कैसे उनके निपटारे के लिए अब ठोस रणनीति तैयार की गई है। चौथे स्तंभ में कर्नाटक के गृह मंत्री ने रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए कैसी दलील दी और सारा दोष मीडिया के मत्थे कैसे मढ़ दिया, ये दिखाएंगे आपको। और हमारे इस कार्यक्रम यानी आज के देश की बात के संपादक हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी। इन्होंने हमारे लिए रेप का दर्द और सियासी बोली और मीडिया के सरोकार पर खास संपादकीय लिखा है। उनका ये संपादकीय आपके सामने हम रखेंगे। और देश की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ते हैं, उन सवालों से जुड़ते हैं जो कि हमारे देश के लिए बेहद अहम है, हमारे देश के चारों स्तंभों के लिए बेहद अहम है, और इन सवालों का जवाब आप देते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या तीसरा मोर्चा मोदी का मुकाबला कर पाएगा? क्या तीसरा मोर्चा जिसकी कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाने की, तमाम उन दलों को इकट्ठा करने की जो बीजेपी के विरोध में है, क्या इन दलों का ये जो भानुमति का कुनबा बन रहा है वो तीसरा मोर्चा जो है वो मोदी का मुकाबला कर पाएगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, आप फोन करके या फिर आप चाहें तो ट्वीट करके अपना जवाब हम तक भेज सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी लिख सकते हैं। और चलिए अब देश की बात की शुरुआत करते हैं राजपथ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं, और मोदी कैबिनेट का इसी रविवार को विस्तार होगा। शायद इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। शाम होते गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कह दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री का हर आदेश मंजूर है। दरअसल साफ सुथरी छवि वाले मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपे जाने की गंभीर चर्चा चल रही है। कुछ और चेहरे भी मोदी की टीम में शामिल हो सकते हैं, और इस बीच एपीएन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री के रूप में पर्रिकर का पहला दौरा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का हो सकता है। वहां सेना के अधिकारियों को इसके लिए अभी से तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना लगभग तय है। कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। खबर है कि विदेश दौरे पर जाने से पहले रविवार को
मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो सकता है। मनोहर पर्रिकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से ही कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 10 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार छवि के मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दे सकते हैं। अभी अरुण जेटली वित्त के साथ रक्षा जैसे 2 बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगर पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय नहीं दिया गया तो उन्हें टेलीकॉम मंत्रालय सौंपा जा सकता है। रविशंकर प्रसाद अभी कानून और टेलीकॉम दोनों मंत्रालय संभाल रहे हैं। हरियाणा में भगवा लहराने में अहम भूमिका निभाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह को इनाम दिया जा सकता है। बीजेपी जाटों को खुश कर सकती है। बीजेपी ने हरियाणा में अपनी पहली सरकार के लिए एक पंजाबी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुना। ऐसे में उसके लिए जाटों के बीच संदेश देना जरूरी है। बिहार से सांसद गिरिराज सिंह का नाम शुरू से ही मोदी कैबिनेट के लिए तय माना जा रहा था, लेकिन अपने विवादित बयानों के कारण उन्हें ये मौका नहीं मिला। गिरिराज भूमिहारों के नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था। बिहार में जातीय समीकरण साधने के लिए उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। महाराष्ट्र से सांसद हंसराज अहीर को लो प्रोफाइल एमपी के रूप में जाना जाता है, लेकिन संसदीय कमेटी से सदस्य के रूप में कोयला घोटाले को सामने लाने में उनकी भूमिका को देखते हुए इनाम के तौर पर उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। झारखंड में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे और झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस संभावित कैबिनेट विस्तार में मुख्तार अब्बास नकवी, वीरेंद्र सिंह मस्त और अश्विनी चौबे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कर्नल सोना राम का नाम भी शामिल है। लेकिन मंत्रिमंडल में किसे रखना है और कौन सी जिम्मेदारी देनी है, इसका आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और उन्हें करीब से जानने वालों को पता है कि मोदी के दाहिने हाथ के फैसले की जानकारी आखिरी वक्त तक बाएं हाथ को भी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और मनोहर पर्रिकर के अलावा कुछ अन्य चेहरे भी हैं जिन्हें जल्द ही मोदी के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कहा जा रहा है कि रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उधर राजीव प्रताप रूडी भी लाइन में हैं, उन्हें भी जल्द ही शायद मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाए। मुख्तार अब्बास नकवी भी एक नया चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि मोदी कैबिनेट में अभी तक किसी भी अल्पसंख्यक को कोई जगह नहीं दिया गया था। इस लिहाज से मुख्तार अब्बास नकवी का नंबर काफी ऊपर माना जा रहा है। जल्द ही नया टेलीकॉम मिनिस्टर भी भारत को मिलेगा। अभी टेलीकॉम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री दोनों ही रविशंकर प्रसाद के पास है। चलिए अब बढ़ते हैं मोदी की वाराणसी यात्रा की ओर। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार काशी पहुंचने वाले हैं 7 नवंबर को। मोक्ष की नगरी में उनका कार्यक्रम 25 घंटे 20 मिनट का है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं, इसलिए वहां के लोगों को मोदी से बहुत उम्मीद है और इस यात्रा को लेकर वहां के लोग उत्साहित भी हैं और उम्मीद भी रखे हुए हैं कि आकर नरेंद्र मोदी जिन जिन वायदों को करके गए थे उन सभी वायदों को पूरा करेंगे। ये पानी की धारा नहीं है, गंगा ये हमारी संस्कृति की धारा है। भाइयों बहनों, इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमेटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? क्या काशी का कायापलट होगा? काशी को क्योटो बनाने के सपने को पंख लगेगा? वाराणसी में विकास की बयार बहेगी? क्या बुनकरों की समस्या दूर होगी?
क्या गंगा के घाटों से गंदगी दूर हो जाएगी? प्रधानमंत्री वाराणसी जा रहे हैं। जनता उम्मीद लगाए बैठी है। जिस जनता ने 3,70,000 वोट से सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वो जनता प्रधानमंत्री मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी है। मां गंगा भी बेटे मोदी की बाट जोह रही है। विपक्षी पार्टियां भी मोदी के दौरे पर पूरी नजर गड़ाए हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की अगुवानी के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मोदी के साथ 6 मंत्री भी वाराणसी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के 12 पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी, 18 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 20 पुलिस उपाधीक्षक, 135 उप निरीक्षक और प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के 1000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी और जवान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा दस्ते के साथ सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। खासकर वाराणसी के लोग अब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो उनसे वादे किए थे उसे जल्द पूरा करें। 5 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। 25 घंटे काशी विश्वनाथ की नगरी में बिताएंगे। आशा तो बहुत है। प्रधानमंत्री क्या तोहफे देंगे, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर काशी नगरी अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बनारस के हर शख्स की जुबान पर बस यही सवाल है कि मोदी आएंगे और काशी के लिए क्या लाएंगे। काशी वासी इस उम्मीद में बैठे हैं कि चुनाव से पहले किए अपने हर वायदों पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी खाली झोली को खुशियों से भर देंगे। गौरतलब है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुने हैं, वहां के लोगों की उम्मीदें काफी आसमानी ऊंचाइयां छू रहे हैं। विशेषकर जो बुनकर हैं और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो अपने लिए विशेष सुविधाओं के पैकेज सोच रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा कितनी उम्मीदें पूरी कर पाएगी, ये देखना होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। काशी यूं तो अपने में पूरी एक सभ्यता को समेटे हुए है, लेकिन अब इस ऐतिहासिक विरासत पर आधुनिकता का रंग चढ़ाने की जिम्मेदारी यहाँ के सांसद यानी प्रधानमंत्री मोदी की है। अपने वाराणसी दौरे पर मोदी संसदीय क्षेत्र में तोहफों की बरसात कर सकते हैं। मोदी बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ी कई योजनाओं पर आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ की सड़कों और गलियों तक के लिए उनके मन में प्लान है। गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर मोदी यहाँ भी गंगा के लिए बड़ी योजना का तोहफा दे सकते हैं। काशी घाटों की नगरी भी है। यहाँ के घाट न सिर्फ अतीत की गवाही देते हैं, बल्कि इसकी समृद्ध आध्यात्मिक चेतना और संस्कृति को भी दर्शाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी गंगा के निर्मलीकरण, घाटों के पुनर्निर्माण के लिए भी घोषणा कर सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि अपने इस दौरे में मोदी एनसीआर की तर्ज पर वाराणसी, मुगलसराय, भदोही, गाजीपुर और जौनपुर को जोड़ते हुए एक नया गलियारा बनाने का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही रिंग रोड और इंटरसिटी ट्रेन कनेक्टिविटी की योजना को भी हरी झंडी मिल सकती है। मोदी अपने इस दौरे में बुनकरों की बेहतरी के लिए भी घोषणा कर सकते हैं। मोदी काशी की तस्वीर को बदलने के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी सहारा ले सकते हैं। मुकेश अंबानी भी यहाँ के विकास में भूमिका निभाने की बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे मोदी का भी सपना है कि देश की तस्वीर बदल जाए। इसके लिए उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। मोदी जयापुर गांव को गोद लेने वाले हैं और जब वो वाराणसी पहुंचेंगे तो उनका पहला काम यही है। लगता है कि इस गांव का अब भाग्य खुल गया है। इस गांव की सोई किस्मत जैसे जाग गई है। आपको दिखाते हैं कि जयापुर गांव के लोगों के मन में कैसे मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं।
वाराणसी के जयपुर गांव में सरकारी अमले की आवाजाही एकाएक काफी तेज हो गई है। गांव को सजाने की तैयारियां अंतिम दौर में है। गांव का मानो पुनर्जन्म सा हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जयपुर को गोद ले रहे हैं। इस खबर से गांव के लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है। जयपुर गांव की कुल आबादी तकरीबन 4200 है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। चिकित्सा सेवा गांव से कोसों दूर है। सड़कें खस्ता हाल है। पीने के पानी के लिए 1.5 दर्जन हैंडपंप है, मगर इसमें से आधे ही काम कर रहे हैं। बिजली कभी आती है, कभी नहीं आती। अगर कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए तो ठीक करने में काफी वक्त लग जाता है। इंटर की पढ़ाई के लिए बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है, लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे। उस समय यहाँ पे एक आग लग गया था ट्रांसफार्मर बिजली शॉर्ट की वजह से। उस समय कुछ लोग झुलस गए थे। उसके बाद कुछ लोग काफ़ी दिक्कत हो गया था, कुछ सामान जल गए थे। उस समय मोदी जी नहीं आ पाए, लेकिन उनका एक विचार था कि जयपुर गांव में हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और आदर्श ग्राम की घोषणा भी करेंगे। गांव में साफ सफाई, प्रशासन की भारी भरकम भीड़, ये सब देखकर यहाँ का माहौल मेले जैसा दिखने लगा है। गांव में बैंक और दूसरी वित्तीय कंपनियों ने भी डेरा डाल लिया है, तो कहा जा सकता है कि जयपुर के अच्छे दिन आने वाले हैं। गौरव शर्मा, वाराणसी, एपीएन। तो एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी अपने हर रणनीति से, अपनी हर चाल से अपनी सरकार को मजबूती देना चाहते हैं, वहीं उनके विरोधी भी पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं। और भारतीय राजनीति में देखा जाए तो तीसरे मोर्चे का रोल भी जरा हटकर है और अब एक बार फिर से तीसरा मोर्चा सुगबुगाहट भरा एक नया चाल सोच रहा है। अब ऐसे में इसका बनना और टूटना शायद इसकी किस्मत में ही लिखा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक साथ आया था। हार के साथ ही सारी मजबूती फना हो गई। अब दिल्ली चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर तीसरे मोर्चे के पुराने सूरमा एक साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे और इन सभी क्षत्रपों को ये डर है कि कहीं न कहीं मोदी उनके गढ़ में सेंध न लगा लें। ऐसे में मोदी से मुकाबला के लिए बन गया है फिर से महागठबंधन। अब ये गठबंधन मोदी के सामने कितनी देर तक खड़ा रह पाएगा, कितनी मजबूती से खड़ा रह पाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये महागठबंधन किस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में चली मोदी की आंधी में कई छोटे छोटे दल तिनकों की तरह उड़ गए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी मोदी नाम का कहर जारी रहा। हालत ये हो गई कि क्षेत्रीय पार्टियां पानी मांगने पर मजबूर हो गईं। अब इसी आंधी को रोकने के लिए एक बार फिर से तीसरे मोर्चे को जिंदा करने की पहल शुरू हो गई है। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों ने कई बार चक्रव्यूह की रचना की, लेकिन मोदी एक सधे राजनीतिज्ञ की तरह सभी को मात देकर आगे निकलते गए। अब मोदी को चित्त करने के लिए क्षेत्रीय दलों ने एक साथ एक मंच पर आने का मन बना लिया है। ऐसे में अब मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे कई सियासी दिग्गजों ने हाथ मिलाने की कवायद तेज कर दी है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के आवास पर हुई इस बैठक में मोदी को घेरने का मास्टर प्लान तैयार किया गया। सर्वसम्मति बनी कि हम सब लोगों को एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये जो एकजुटता है जिसकी शुरुआत आज हो गई है, ये आगे इसकी परिणति एका तक हो सकती है, यूनिटी तक हो सकती है, लेकिन ये भविष्य की बात है। बैठक में पार्टियों के एकीकरण पर जोर दिया गया और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सभी पार्टियां मिलकर जनता परिवार के अपने पुराने स्वरूप में भी लौट सकती हैं। गैर भाजपा बात चलेगा देश में, लगातार लड़ाई इनसे हम लड़ रहे हैं, उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारा हल जो आज नाधे हैं हल हम लोग उसी दिशा में जोतने जा रहे हैं खेत को। यूपी, बिहार, कर्नाटक और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान
एसपी, आरएलडी, जेडीएस, जेडीयू और आरजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों की जो हालत हुई, उसे देखते हुए सभी दलों ने बीजेपी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक देने की रणनीति बनाई है। दरअसल मोदी की बढ़ती ताकत और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर सभी क्षेत्रीय दल डरे और सहमे हुए हैं। ऐसे में एक साथ मिलकर ये क्षेत्रीय दल मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। गणित में एक सूत्र होता है 0 + 0 = 0, लेकिन इस गणितीय सूत्र को सियासी दल आसानी से पचा नहीं पाते। लोकसभा चुनाव में सपा, आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों का हाल कुछ इसी सूत्र जैसा रहा और अब कोशिशें हो रही है मैं प्लस मैं मिलकर हम बनने की। इसका चुनावी असर तो भविष्य की बात है, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती है अगर इन दलों को राज्यसभा में कांग्रेस का साथ मिल जाए, क्योंकि वहां पर सरकार अल्पमत में है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ देवेंद्र पराशर, एपीएन न्यूज, दिल्ली। उधर सालों तक साथ रहने के बाद अब एक एक करके बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को या तो छोड़ती जा रही है या फिर छोड़ने को तैयार बैठी है। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी बीजेपी इसी राह पर आगे बढ़ रही है। शिरोमणि अकाली दल से चल रहे मतभेदों के बीच अब बीजेपी भी झुकने को तैयार नहीं लग रही। पार्टी ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि वो अब और दबाव सहने को तैयार नहीं है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अकाली दल ने बीजेपी के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई थी। जिसने कभी हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी को आंख दिखाई जा रही है। जिन साथियों ने बुरे दौर में भी साथ नहीं छोड़ा, आज उन्हीं को छोड़ने की बात हो रही है। पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस, फिर शिवसेना और अब अकाली दल। बीजेपी धीरे धीरे गठबंधन की जंजीरों की जकड़न खत्म करने की कोशिश में लगी है। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां एक वक्त में बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था। तब इन्हीं क्षेत्रीय दलों के सहारे बीजेपी ने राज्य में अपनी पकड़ बनाई और संगठन को मजबूत किया। लेकिन अब शायद बीजेपी को इनका साथ रास नहीं आ रहा, या फिर पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि इनके बिना ही आगे बढ़ा जा सकता है। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद तो बीजेपी बेहद उत्साह में है, जहां उसने बिना गठबंधन के ही बड़ी जीत हासिल की। दरअसल जिस तेजी से बीजेपी का कद बढ़ रहा है, उससे पार्टी को अब सहयोगी दलों की जरूरत नहीं रह गई है। दूसरा, अब बीजेपी को लगने लगा है कि क्षेत्रीय पार्टियों की सीमित दायरे और क्षेत्र आधारित सोच के चलते उसके अपने मिशन को पूरा करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा तीसरा और सबसे बड़ा कारण है, बीजेपी को लगने लगा है कि अब वक्त आ गया है जब बिना सहयोगी दलों के भी आगे बढ़ा जा सकता है। सुकृति रॉय, एपीएन। उधर बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने का असर न सिर्फ राजनीति पर पड़ा है, बल्कि बिहार भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गठबंधन टूटने के बाद राज्य में दंगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी इसके लिए जीतन राम मांझी सरकार को जिम्मेदार मान रही है, जबकि जेडीयू बीजेपी पर निशाना साध रही है। आखिर सच्चाई क्या है और किस तरह से ये दंगों का जो अंक है वो एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है बिहार में, देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटने के बाद सूबे में एकाएक हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी आ गई है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जून 2013 के बाद बिहार में 170 हिंसा की घटनाएं हुई हैं, यानी हर महीने औसत 10 घटनाएं। अब बिहार के सभी राजनीतिक दल जेडीयू सरकार पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हटी है तो उसके बाद सरकार नाम की बिहार में कोई चीज नहीं है। प्रशासन मुख्य दर्शक बनी देखती रहती है, इसलिए लगातार जो है से सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक दंगे, जातीय उन्माद, इस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही है। नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी के शासनकाल में सांप्रदायिक हिंसा की 38 घटनाएं सामने आई हैं। बीजेपी के हमले का जवाब जेडीयू कुछ इस अंदाज में दे रही है।
नीतीश कुमार की सजगता और सतर्कता बहुत ज़्यादा इन सब सवालों पर थी। और जैसे जैसे चुनाव की बात आएगी तब इस तरह के हथकंडे आपको देखने को मिलेंगे। सूबे में जब बीजेपी जेडीयू की साझा सरकार थी तब औसत हर महीने 3 से 4 दंगे की घटनाएं होती थीं। दरअसल इन दंगों के बड़े आंकड़ों की एक वजह और भी है। बिहार पुलिस सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का अलग से रिकॉर्ड नहीं रखती। ऐसी घटनाओं को भी दंगा लिस्ट में शामिल कर देती है जो जाति और धर्म की हिंसा से जुड़े होते हैं। और अब इसी को आधार बनाकर बिहार में नए सिरे से सियासी जमीन तैयार की जा रही है। पंकज श्रीवास्तव, APN, पटना। और आगे बढ़ूं इससे पहले अपने एक दर्शक को जोड़ लेती हूँ। नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम लोधी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम, आप देश की बात के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि तीसरा मोर्चा जो बन रहा है वो मोदी का सामना कर पाएगा? जी बिल्कुल मैम, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जो आपने ये मुद्दा रखा है। तो आजकल जो दल जो है, सपा है, जदयू है या ये जेडीयू है, ये जितने भी गठबंधन कर रही हैं ये पार्टियां, इनको दरअसल मोदी की जो लोकप्रियता है इनको खल रही है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जिस तरीके से देश को आगे ले जाने का काम किया है और जनता को वाकई में प्यार मिला है, जिससे ये कहीं ना कहीं इनको हताशा हो रही है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए गठबंधन बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपकी इस राय के लिए। और अब हम दूसरी खबर की ओर बढ़ें। जिस सत्ता ने सुख दिलाया अब वही सत्ता कांटों का ताज बनकर सामने आ गई है। हरियाणा और राजस्थान में जब तक कांग्रेस की सरकार थी रॉबर्ट वाड्रा ने खूब मलाई काटी, लेकिन सरकार बदलते ही वाड्रा परेशानियों में घिरते नजर आ रहे हैं। सरकार बदल गई, निजाम बदल गया तो इंतजाम तो बदल ही जाएगा। हालात ये हैं कि जिन कंपनियों के बल पर वाड्रा ने जमकर कमाई की थी अब उन्हें बेचने तक की नौबत आ गई है। वाड्रा DLF जमीन सौदे की जांच को लेकर जहां हरियाणा की बीजेपी सरकार सख्त है, वहीं राजस्थान में भी वाड्रा को राहत मिलती नजर नहीं आ रही और शायद इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा बौखलाए नजर आ रहे हैं। ये खेल उस सियासत का है जहां सत्ता बदलने के साथ तकदीर भी बदल जाती है। हरियाणा में हुड्डा और राजस्थान में गहलोत। ये वो दौर था जब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों ने कांग्रेस शासित इन राज्यों में जमकर कारोबार किया। लेकिन सत्ता बदलने के साथ ही किस्मत ने पलटी मारी और वाड्रा की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। जो कंपनियां कल तक मुनाफा दे रही थीं, आज वाड्रा उन्हें बेचने को मजबूर है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो उसकी सच्चाई सामने आएगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। DLF जमीन घोटाले को लेकर बढ़ रहे विवाद के बीच सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। वाड्रा ने 12 में से अपनी 4 कंपनियां बेच दी हैं, जबकि 2 कंपनियां जल्द ही बंद हो सकती हैं। ये सभी कंपनियां हरियाणा और राजस्थान में काम कर रही थी। इतना ही नहीं, वाड्रा हरियाणा और राजस्थान में खरीदी जमीनों को भी बेच रहे हैं। वाड्रा ने जो 4 कंपनियां बंद की हैं, उनमें लाइफलाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन वेव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, राइट लाइन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये सभी कंपनियां कृषि आधारित हैं या जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ी हैं और वाड्रा इन सभी कंपनियों के प्रबंध निदेशक हैं। खबर ये भी है कि वाड्रा ने 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही अपनी कंपनियों को बेचने की कोशिशें तेज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भरोसा जताया है कि आने वाले वक्त में ब्रिटिश एशियाई मूल का कोई व्यक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी कि एशिया का डंका अब ब्रिटेन में भी बज सकता है। कैमरून ने ये बातें सालाना GG2 लीडरशिप अवार्ड्स के दौरान कहीं। कैमरून ने कहा कि एक दिन मैं ये सुनना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पद पर कोई एशियाई मूल का ब्रिटिश व्यक्ति बैठा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को यही चीज सफल बनाती है कि इसमें हर समुदाय का योगदान है। मतलब साफ है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों का जो दबदबा लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, उससे जो कैमरून है वो भी मुतमईन नजर आ रहे हैं और उन्हें भी लगता है कि कहीं न कहीं
जल्द ही ब्रिटेन की नुमाइंदगी कोई एशियाई मुल्क का ब्रिटिश कर सकता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में भी जिस तरह से भारतीय मूल के लोगों को चुनाव में सफलता मिली है, इस लिहाज से अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा बढ़ रहा है। भारतीय बॉक्सिंग एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने जा रही महिला बॉक्सिंग टीम का प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने का मामला सामने आया है। यह खुलासा भारतीय खेल प्राधिकरण के सलाहकार डॉक्टर PSM चंद्रम ने किया है। इससे पहले भी एशियाई खेलों में सरिता देवी के मामले में अपनी भूमिका को लेकर संघ पर आरोप लगे थे। भारत में खेलों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। यहाँ खेल मैदान में कम, कागजों पर ज्यादा खेला जाता है। ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ से एशियन गेम्स तक में हम कभी भी टॉप 3 में शामिल नहीं हुए। खेलों में नौकरशाही का आलम यह है कि देश तो देश, बाहर के कोच और खिलाड़ी तक यहाँ की व्यवस्थाओं से हाय तौबा कर लेते हैं। हॉकी कोच टेरी वॉल्श का मामला अभी सुलझा ही था कि महिला बॉक्सरों के प्रेगनेंसी टेस्ट ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। मामला वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही महिला बॉक्सर टीम के प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़ा है। आरोप है कि कोरिया के जीजू में होने वाली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही 8 अविवाहित महिला मुक्केबाजों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया, जबकि नियमों के मुताबिक महिला बॉक्सर को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले खुद लिखित में घोषणा करनी होती है कि वो गर्भवती नहीं है। खबरों के मुताबिक हाल ही में घटित बॉक्सिंग इंडिया के अधिकारियों द्वारा 8 लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए जाने का विरोध साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया। इससे पहले भारतीय बॉक्सिंग संस्था पर इंचियन एशियाई खेलों में भी बॉक्सर सरिता देवी के साथ हुई ज्यादती में भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आगे बढ़ें और बात अलकायदा के डर की करें। इसके पहले अपने एक दर्शक को जोड़ लेते हैं। सुमन नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन। आपके लिए आज का सवाल दोहरा दूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि तीसरा मोर्चा मोदी का मुकाबला कर पाएगा? मैडम मुझे तो ये लग रहा है ये सारे नेता जो हैं ये एक साथ जुड़ के, इनको कुछ अभी मिल नहीं रहा, खाने का कुछ नहीं मिल रहा है इनको, तो ये लोग एक साथ जुड़ के लोगों को लूटना चाह रहे हैं। मोदी से इतने ये लोग डर गए हैं, लोगों को अपने लालू यादव जो अभी जोर जोर से बोल रहा था। जी बहुत शुक्रिया सुमन, वक्त बहुत कम है। और अब दूसरी खबर की ओर बढ़ें। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब वीडियो जारी कर अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी ने भारत को बर्बाद करने की धमकी दी थी। अब अलकायदा अपनी धमकी को सच साबित करने में लगा है। दरअसल दक्षिण एशिया में आतंक की मंडी खोलने के अलकायदा के इरादे से भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वैसे भी भारत हमेशा से ही आतंकियों के रडार पर रहा है। ऐसे में खतरे की आशंका हर पल बनी रहती है। अब अलकायदा और इंडियन मुजाहिदीन के गठजोड़ की बात सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि कोलकाता के रास्ते अलकायदा जल्द ही भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। भारत में इराक जैसे हालात पैदा करना चाहता है अलकायदा। भारत को सीरिया बनाने की फिराक में है अल जवाहिरी। भारत को थर्रा देने का सपना पाले बैठा है अलकायदा। हिंदुस्तान को आतंक की प्रयोगशाला में बदलना चाहते हैं आतंकी। कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठन रहा अलकायदा एक बार फिर से दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है। इस बार अलकायदा के निशाने पर भारत है। भारत में अलकायदा के मंसूबों का खुलासा आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के साथ हुई बातचीत के बाद हुआ है। भारत के ही आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और अलकायदा के आतंकियों के बीच बातचीत से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। बातचीत के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों आतंकी संगठन मिलकर भारत में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन संगठनों की योजना विदेशी मेहमानों के अपहरण के अलावा भारत में इराक और सीरिया जैसे हालात पैदा करने की है, ताकि देश में अव्यवस्था और अराजकता के हालात पैदा हों।
जब से अलकायदा ने दक्षिण एशिया में अपना संगठन बनाने की घोषणा की है, तब से भारत के ऊपर आतंकी साया और बढ़ गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात भी उनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। सीमा के बेहद नजदीक वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान में आतंकी हमले के बाद देश में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हर चौकसी बरत रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चल पड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लेकर योजना बनाई है, जिसके तहत अब इन पीएसयूज को निजी हाथों में देने की बात हो रही है और इसकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। लंबे समय से घाटे और मुश्किलों की मार झेल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू को लेकर केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही पीएसयू में निजीकरण की शुरुआत कर सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उनकी निगाह कुछ ऐसे पीएसयू पर है जो निजी हाथों में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे पीएसयू सरकारी मदद की वजह से ही सांस ले रहे हैं, लेकिन ये लंबे वक्त तक नहीं चल सकते। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ पीएसयू बंद होने की कगार पर है और इसके चलते कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में दो ही विकल्प है, या तो पीएसयू अपने मौजूदा स्वरूप में चलते रहें या फिर उनका निजीकरण कर दिया जाए। जुलाई में अरुण जेटली ने संसद को बताया था कि 4 पीएसयू ऐसे हैं जिनकी काया पलट मुमकिन नहीं है और उन्हें बंद करना पड़ेगा। देश में करीब 79 पीएसयू नुकसान में चल रहे हैं, जिनमें करीब 1.57 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक निवेश फंसा हुआ है। साथ ही सरकार निजी हाथों में सौंपने की जगह विनिवेश की राह भी पकड़ सकती है, जिसका ट्रेलर बीजेपी की अगुवाई वाली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी दिख चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तारीख पर तारीख, जी हां, भारतीय न्याय व्यवस्था का एक कड़वा सच फिल्मों में दिखाया गया है। आज की तारीख में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में करीब 3 करोड़ 60 लाख मामले लंबित पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच.एल. दत्तू की अगुवाई में 6 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी, जिसके जरिए अधिक से अधिक मामलों के तुरंत निपटारे की कोशिश की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार लंबित मामलों के निपटारे पर खास जोर दे रही है। इसके लिए अगले 5 साल में 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही करीब 64,000 से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हैं। वहीं देश के 24 हाई कोर्ट में करीब 45 लाख मुकदमे किसी अंजाम पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। निचली अदालतों में तो लंबित पड़े मामलों की तादाद करीब 2.25 करोड़ के आसपास है। भारतीय न्याय व्यवस्था का एक सच ये भी है कि अदालतों में जजों की भी बहुत कमी है। अगर देश की अदालतों में जजों की संख्या पर नजर डाली जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 1 जज का पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट में अगले साल यानी 2015 में 3 जज रिटायर होंगे, 2016 में 6 जज रिटायर होंगे, 2017 में 4 जज रिटायर होंगे, 2018 में फिर 6 जज रिटायर होंगे, जबकि 2019 में 1 जज रिटायर होगा। यही नहीं, देश में 24 हाई कोर्ट है और सभी को मिलाकर जजों के कुल 950 पद हैं। इनमें से इस साल 1 अगस्त तक 318 पद खाली थे। यही नहीं, अगले 5 सालों यानी मई 2019 तक इन सभी हाई कोर्ट में कुल मिलाकर जजों के 759 पद खाली हो सकते हैं। न्याय प्रणाली में सुधार के लिए जरूरी है कि वक्त रहते जजों के खाली पदों पर तैनाती होती रहे, ताकि अदालतों का बोझ न बढ़ने पाए। इसके अलावा देश के सभी राज्यों की निचली अदालतों में भी जजों की कमी है। दुनिया के विकसित देशों में मसलन ऑस्ट्रेलिया में प्रति 10 लाख की आबादी पर जजों की संख्या 42, कनाडा में 75, ब्रिटेन में 51 और अमेरिका में 107 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 11 जज हैं।
ऐसे में देश में कम से कम 10,000 नई अदालतों के गठन की जरूरत है। अदालतों पर बोझ कम करने के लिए ऐसी ही पहल साल भर पहले भी हुई थी, जिसमें एक दिन में करीब 50 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हमारे देश में नेताओं के विवादित बोल हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, या ये कहें कि कई बार नेता महज सुर्खियों में आने के लिए विवादित बयान दे देते हैं। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज का। केजे जॉर्ज ने चौथे स्तंभ पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि बलात्कार की खबरें दिखाने के पीछे न्यूज चैनलों की टीआरपी की होड़ है। टीआरपी पाने के लिए रेप की खबरें दिखाई जाती हैं, ऐसा जॉर्ज का मानना है। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही और क्यों न इस बात का विरोध किया जाए, देखिए इस रिपोर्ट में। नेता का काम और उसकी जुबान, ये दो वो चीजें हैं जो राजनीति में उसकी जमीन तैयार करती हैं। काम बोलता है तो नेता के लिए आगे का रास्ता खुल जाता है, और जबान बोलती है तो विवाद पैदा हो जाता है। भारत की राजनीति में बहादुर नेताओं के बयानों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो हजारों मिलते हैं। कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने एक ऐसा ही बयान देकर विवाद को जन्म दिया है। केजे जॉर्ज ने कहा है कि मीडिया में रेप की खबरें सिर्फ टीआरपी के लिए दिखाई जाती हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान ऐसे वक्त आया है जब हाल ही में बेंगलुरु के स्कूलों में बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इशारों ही इशारों में मीडिया को मर्यादा के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी थी। वहाँ दृश्य दिखता है टीवी पे, तो लोगों को लगा कि वो होगा, लेकिन उसके कुछ मर्यादाएं भी सामने आ रही है। एक ही दृश्य 500 बार दिखाते, वहां वो अलग है थोड़ी दुनिया। हालांकि अपने बयान में जावड़ेकर ने मीडिया के काम की भी तारीफ की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने मीडिया के व्यापक और वैश्विक स्वरूप की प्रशंसा करते हुए सामाजिक योगदान में उनकी भूमिका को भी सराहा। लोग कहते हैं आपने पढ़ा नहीं यार, छपा है वो तो छपा है, मतलब सच है। और मुझे लगता है इसी से अगर लोगों में विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता बनाए रखने का एक चुनौती है, और वो चुनौती अगर स्वीकार करनी है तो रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का हमें नया उदाहरण पेश करना पड़ेगा। रेप के मामलों पर कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज का ऐसा बयान कोई पहला नहीं है। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया भी इस तरह का बयान देकर चर्चा में आ चुके हैं। रेप के सवाल पर उन्होंने मीडिया पर हमला करते हुए उनके पास मुद्दों की कमी बताई थी। खैर, दूसरों की कमी गिनाकर अपनी गलती को छिपाना राजनीति में ये भी एक कला है। आनंद पाल सिंह, एपीएन। और एपीएन जो कि आपका चैनल है, आपके प्रदेश का चैनल है, वो महज खबरें नहीं दिखाता बल्कि जो सामाजिक सरोकार हैं उनसे भी जुड़ा रहता है। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए एपीएन की खास मुहिम अब रंग ला रही है। नवंबर को वाराणसी से शुरू हुई इको पदयात्रा इन दिनों औरंगाबाद से आगे पहुंच चुकी है और वहां के लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुक्पा की अगुवाई में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और तमाम धर्मों के लोग, तमाम जाति वर्ग विशेष के लोग इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। एपीएन की मुहिम के साथ नक्सली ऑपरेशन चलाने के इस इलाके में तैनात कोबरा कमांडो भी सफाई अभियान में जुट गए। जवानों ने संकल्प लिया कि वो इस अभियान के साथ भी उसी तरह से जुड़े रहेंगे जिस तरह से वो बिहार को लाल आतंक से मुक्त कराने में लगे हैं। एपीएन की इस मुहिम के साथ आप भी जुड़ सकते हैं और भारत निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और अब आज का जो हमारा सवाल था उसका जवाब ले लें। आज का हमारा सवाल था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि तीसरा मोर्चा मोदी का मुकाबला कर पाएगा? लगभग 21% लोगों का कहना है कि मोदी के खिलाफ ये गठबंधन कुछ जगहों पर जरूर रंग दिखा पाएगा, लेकिन 79% लोगों का मानना है कि ये मोदी से डर कर जो ये मोर्चा बनाया गया है वो कोई कमाल नहीं कर पाएगा और हमेशा की तरह से फिर से बिखर जाएगा।
और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि आज देश की बात के संपादक हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी। उनका विशेष संपादकीय आप ये देखिए, पढ़िए, सुनिए। उन्हें तकलीफ बिच्छू से नहीं है। बिच्छू किसी को डंक मारता है तो इससे भी तकलीफ नहीं है। उन्हें तकलीफ तब होती है जब ये समाचार अखबार के पहले पन्ने पर या टीवी के 2 फुट बाई 4 फुट के पर्दे पर दिखाई देता है। किसी भी लड़की या स्त्री के लिए बलात्कार बिच्छू काटने से कहीं बहुत बड़ी घटना है। बलात्कार पुरुष के लिए क्षणिक सुख की बात है, पर जिसके साथ ये घटना होती है उसका तो पूरा अस्तित्व ही कांपने लगता है। ऐसा कोई मनहूस समाचार आने पर गृह मंत्री की नींद उड़ जानी चाहिए। प्रशासन को तुरंत हरकत में आ जाना चाहिए और सरकार को ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे अगला बलात्कारी ये अपराध करने के पहले 10 बार सोचे। लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री के.जे. जॉर्ज तथा उनके सहमना नेता कुछ अलग तरह से सोचते हैं। उनका आरोप है कि मीडिया अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह की खबरों को कुछ ज्यादा ही उछाल रहा है। उसे इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि बेंगलुरु की तस्वीर एक ऐसे शहर की बन रही है जहां बलात्कार एक सहज बात है। दूसरे शब्दों में बेंगलुरु की छवि ये बन रही है कि वो भारत की बलात्कार राजधानी है, जो दर्जा पहले दिल्ली को प्राप्त था। अंग्रेजी मुहावरे में ये संदेश को पढ़ने की बजाय संवाद वाहक को गोली मार देने की तरह है। स्पष्टतः जॉर्ज चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ रही बच्चियों और किशोरियों के साथ भले ही बलात्कार होते रहे, पर जो इस खबर को उजागर करता है वो समाज और राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करता है और उसका लक्ष्य अपनी टीआरपी बढ़ाना है। गृह मंत्री को नहीं पता कि जब हर चैनल पर एक ही खबर दिख रहा होता है तब किसकी टीआरपी बढ़ सकती है। राजकिशोर, वरिष्ठ पत्रकार। तो ये था आज का देश की बात का ये सफर। आज इस सफर को अब यहीं विराम देते हैं। कल मैं फिर मिलूंगी आपसे और प्रजातंत्र के तमाम स्तंभों का पूरा हाल आपके सामने रखूंगी। लेकिन मुझे दीजिए तब तक इजाजत। आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।